चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.4 डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब विज्ञान का क्या विकास हुआ था वो देखिए। ड्यूरिंग द रीनाइंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट्स वर मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। जब नव युग का समय था, पुनः जागरण काल, ठीक है, उस समय बहुत ही असाधारण उपलब्धियां हुई थी। कहां पर? विज्ञान के क्षेत्र में। We have already read that the Renaissance thinkers emphasized more on reason than on blind faith and stressed that knowledge could be gained by observation and experimentation. जो हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो ये आगे पढ़े होंगे कि जो रीनायंस के थिंकर्स थे, जो लोग नव युग में थे, जो लोग यहाँ पे सोचते थे, वो लोग इस बात पर जोर डालते थे कि कोई भी चीज के पीछे कोई रीजन, कारण होता है, ठीक है। अंधविश्वास, आंख बंद करके वो लोग किसी चीज पे विश्वास नहीं करते थे और वो इस बात पर जोर डालते थे कि अगर किसी को नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वो कैसे होगा? या तो आप चीजों को ऑब्जर्व करें या तो एक्सपेरिमेंट करें। दे रिजेक्टेड ब्लाइंड फेथ इन ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स। वो लोग जो परंपरा थे, जो लोग मानते थे, बिलीव्स था जो लोगों का, बहुत चीजों में अंधविश्वास भी लोग मानते थे, ठीक है, तो वो लोग इस बात पे जो उन लोग का अंधविश्वास था उसको रिजेक्ट किए, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन अ साइंटिफिक इंक्वायरी दैट हैड ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि साइंटिफिक इंक्वायरी होने लगा। रीनायंस ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। नव युग में वैज्ञानिक क्षेत्र का बहुत जोर पड़ा, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया। अब लोग किसी भी चीज पर तभी विश्वास करते थे जब उसका कोई कारण होता था। आंख बंद करके लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर लेते थे। आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंसी मेड ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग्स ऑफ एनाटॉमी एंड नेचर विच वर अ यूनिक ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट। अब उस समय जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी, ये लोग बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए थे, ठीक है, और प्रकृति के ऊपर, फिर एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? शरीर रचना के ऊपर, किस तरह से इंसान का शरीर बना है उसके ऊपर बहुत सारा ये लोग चित्रकारी किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? शरीर का चित्रकारी साइंस हो गया, विज्ञान, और चित्रकारी तो आर्ट है, कला है। द पीरियड ऑल्सो सॉ रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन मेडिसिन एंड ह्यूमन एनाटॉमी। अब ये जो समय था, कौन सा? रीनायंस, ठीक है, पुनर्जागरण काल, नवयुग का समय। इस समय लोग दवा के क्षेत्र में और इंसान का जो शरीर है, ठीक है, उसके क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हुई थी, लोग बहुत कुछ अचीव किए थे। माइकल सर्वेटस, अ स्पेनिश डॉक्टर, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए, उस समय एक स्पेन के स्पेनिश डॉक्टर थे जिनका नाम था माइकल सर्वेटस। वो ये चीज का आविष्कार किए कि हमारे शरीर में जो खून है उसका सर्कुलेशन होता है, वह हमारे पूरे शरीर में फैला है। William Harvey, an Englishman, explained the function of the heart in purifying blood and its circulation through veins. अब देखिए, विलियम हार्वे जो कि एक इंग्लिश मैन थे, वो ये बताए कि हमारा जो हृदय है, हार्ट, वो किस तरह से खून को साफ करता है और हमारे नसों में किस तरह से यह जो खून है वह सर्कुलेट होता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है। The beginnings that were made by the Renaissance scientists paved the way for observation and experimentation in other fields of knowledge. अब देखिए, नव युग के समय जो साइंटिस्ट थे, जो विज्ञान की दृष्टि से वो लोग काम कर रहे थे, तो सिर्फ साइंस में नहीं, वो लोग बहुत जगह पे, उन लोगों की वजह से क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन होने लगा, अलग अलग क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटेशन होने लगा, ये वैज्ञानिक की वजह से। One of the most remarkable achievement of the Renaissance in science was in the field of astronomy. अब देखिए, जो सबसे महान अचीवमेंट था ये लोग का, किन लोगों का? वैज्ञानिक का। कब का? आपका रीनायंस पीरियड का। वो किस क्षेत्र में था? एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमी में हम लोग खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ कोपरनिकस, केपलर, एंड गैलीलियो? क्या आप कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो के बारे में सुने हैं?
They were great astronomers who formulated and tried to prove that the earth revolves around the sun. अब ये जो थे ये बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये लोग किसके बारे में पढ़ाई करते थे, बताते थे? ये लोग जो खगोलवादी थे, ये लोग ये बताए कि जो पृथ्वी है, अर्थ, वह सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। Before the Renaissance, it was believed that the sun revolved around the earth and whoever questioned this was denounced as a heretic. अब रिनायंस का जो समय था उसके पहले जो लोग थे वो यह सोचते थे कि जो सूर्य है वो धरती का चक्र काटता है, लेकिन यहां पर इस समय में पता चला कि धरती चक्र काटती है सूर्य की, ठीक है। और जो लोग ये कहते थे कि नहीं सूर्य ही काटता है धरती का चक्र, वो लोग पहले थे। बाद में जो लोग कहने लगे कि धरती काटता है, तो इस बात पे जो उस समय क्वेश्चन उठाते थे उनको हेरेटिक कहा जाता था। हेरेटिक मतलब विधर्मी। Copernicus, in his book on the revolution of the heavenly sphere, argued that the earth and all planets move around the sun in concentric circle. अब देखिए, Copernicus अपनी किताब में on the revolution of heavenly sphere, उसमें यह बात का वो तर्क दिए हैं कि धरती और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सूर्य के का चक्र काटते हैं, ठीक है। Even though the theory was imperfect, it aroused thinking and reasoning. अब ये जो थ्योरी था ये पूरा सही तो नहीं था, लेकिन लोग इस पर सोचने लगे, सवाल उठाने लगे। Kepler further developed in this theory and said that the other planets move in elliptical path around the sun. अब केपलर ये बोले कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो elliptical पाथ करते हैं सन का। He also argued that magnetic attraction between the sun and the planets kept the heavenly bodies in an orbital motion. अब वो एक बात का भी तर्क रखते हैं कि जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, चुंबकीय आकर्षण है सूर्य का अब दूसरे ग्रहों के साथ, ठीक है, उसके वजह से वो लोग एक ऑर्बिट में, वो लोग एक गोल आकार में घूम रहे हैं। फर्दर ऑन दिस assumption, Isaac Newton developed his law of universal gravitation. अब ये जो हम लोग assumption लिए थे, माने थे, इस पे आइजैक न्यूटन जो है वो कौन सा लॉ लाए? वो लाए लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। With his self-manufactured telescope, Galileo discovered the moons of Jupiter and the rings of Saturn and spots in the sun. अब देखिए, गैलीलियो का अपना टेलीस्कोप था, दूरबीन था, जिससे वह इस बात का आविष्कार किए कि जुपिटर जो एक प्लैनेट है उसका मून्स क्या क्या है, फिर सैटर्न का रिंग कैसा है, फिर सूर्य पर स्पॉट्स, ये सब वो अपने टेलीस्कोप से देखे। He also confirmed the findings of Copernicus. वो कॉपरनिकस का जो चीज था उसका भी खोज किए, उसको कंफर्म किए। Renaissance also developed a curiosity in the minds of Europeans about other lands and other people. अब ये जो नव युग आया, इसमें लोग जो यूरोपियन लोग थे उनके दिमाग में उन लोगों का भी ख्याल आया जो दूसरी जगह पे रहते थे। Let us find out how this happened. आइए हम लोग देखते हैं कि यह किस तरह से हुआ। 3.5 डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। अब नए जमीनों का आविष्कार किया गया। ये किसका फोटो है? वास्को द गामा। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एनकरेज्ड मेनी एडवेंचरर्स टू डिस्कवर न्यू लैंड्स। अब इंक्वायरी करने का, पता करने का जो उन लोग में जज्बा आया, इससे बहुत सारे जो एडवेंचरर्स थे उनको प्रोत्साहन मिला कि वो जाके नए नए जमीन खोजे। द न्यू ट्रेड रूट्स दैट वर डिस्कवर्ड चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जो नए नए व्यापार करने के रास्ते खोजे गए, उससे जो दुनिया में व्यापार होता था, ठीक है, जो दुनिया का इतिहास था वह काफी बदल गया। इट इज सेड दैट गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड was the main motive behind these discoveries. अब ये माना जाता था कि भगवान, ग्लोरी मतलब शोभा, प्रतिष्ठा, और गोल्ड, सोना, ये सब कारण था ये जो आविष्कार किया गया था उसके पीछे।
जो खोज की गई थी उसके पीछे। बट द मोटिव ऑफ गोल्ड एंड इकोनॉमिक नीड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सोना मिलना और जो लोगों का आर्थिक जरूरत था वो सबसे ज्यादा महत्व था। बिफोर द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यूरोपियन ऑब्टेन्ड आर्टिकल्स लाइक स्पाइसेस, कॉटन, प्रीशियस जेम्स, सिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये जो जियोग्राफिकल डिस्कवरी हुआ, जो रास्ते मिले, अलग अलग जमीन मिला, उससे पहले जो यूरोपियंस थे उनके पास क्या क्या था? स्पाइसेस था, कॉटन था, प्रीशियस जेम्स था, सिल्क था, जो वो कहां से लाए थे? दुनिया के पूर्वी भाग से, ईस्टर्न पार्ट। दे ट्रैवल्ड थ्रू द अरेबिक एंड इस्लामिक टेरिटरीज फॉर द सप्लाई ऑफ दीज आर्टिकल्स। अब ये जो चीज थे इसका सप्लाई करने के लिए वो लोग अरबिक और इस्लामिक टेरिटरीज से यातायात किए, ट्रैवल किए, यात्रा किए। दिस वॉज नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड ऑल्सो पोस्ड अनसर्टेनिटीज। अब ये जो रास्ता था ये उन लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं था, आराम नहीं था इसमें, और इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी होती थी, बहुत जोखिम होता था। सो अ डायरेक्ट सी रूट टू द साउथ ईस्ट एशिया वाज डिस्कवर्ड एज इट हैड अ पोटेंशियल ऑफ ल्यूक्रेटिव ट्रेड। तो एक डायरेक्ट सी रूट, समुद्री रास्ता खोजा गया, कहां के लिए? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, की तरफ, ताकि यहां पे उन लोगों को बहुत सारा अच्छा व्यवसाय करने का मौका मिले और लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाए, लाभ कमाए। द एक्सप्लोरर्स ऑल्सो हैड अनदर मोटिव which was to convert the people of the newly founded areas to Christianity। अब जो लोग खोज करते थे, ठीक है, उन लोगों का एक और उद्देश्य ये भी था कि जो लोग नए नए जगह पर मिले उनको क्रिश्चियन धर्म के बना दो, क्रिश्चियनिटी धर्म वो लोग अपना लें। इट ऑल्सो बिकेम अ मीन्स फॉर देम टू सर्व गॉड। अब ये उन लोगों का भगवान का पूजा करने का, भगवान की उपासना करने का एक तरीका बना। In addition, the adventurers also hoped to acquire fame by discovering new lands। अब देखिए ये जो एडवेंचर था इसमें ये भी सोचा गया था कि जो नया नया जमीन मिलेगा वो अक्वायर वो लोग ले लेंगे। Some did indeed become very famous। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। Have you heard about Vasco da Gama discovering India and Columbus, who set out for India but discovered America? क्या आपको वास्को दा गामा के बारे में पता है, जो इंडिया की खोज किए थे, इंडिया में व्यापार का रास्ता का वो खोज किए थे, और कोलंबस जो कि इंडिया खोजने गए थे लेकिन वो अमेरिका तक का व्यापार का रास्ता खोज लिए थे। डू यू नो फर्डिनांड मैगेलन हु वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू लीड एन एक्सपेडिशन अराउंड द वर्ल्ड? क्या आप फर्डिनांड मैगेलन के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे पहले खोजी थे, जो कि क्या किए थे? पूरे दुनिया का वो अभियान किए थे, खोज यात्रा किए थे। बार्थोलोम्यू दियाज वाज अनदर फेमस एक्सप्लोरर। बार्थोलोम्यू दियाज भी एक बहुत ही प्रसिद्ध खोजकार थे, खोजी थे। Why do you think that these great adventures and voyages were sponsored by kings and wealthy people? अब ये जो महान खोजी थे, एडवेंचरर्स थे, वॉयजेस थे, इन लोगों को जो राजा थे या जो लोग थे वो लोग क्यों पैसा देते थे? ठीक है, The tremendous increase in trade and colonization had a great impact on the enhancement of European wealth। अब देखिए जो व्यापार था वो बढ़ा, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग थे उनके पास पैसा आया और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। One of the most famous kings who sponsored the voyages was the Portuguese king Henry, who is also known as Henry the Navigator। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा जो ये लोग एक्सप्लोरर्स थे, वॉयजर्स थे, उनको पैसा देते थे ताकि वो जाके खोज कर सके, उनका नाम था किंग हेनरी। ये पोर्चुगीज के थे, ठीक है, और इनको हेनरी द नेविगेटर नाम से भी जाना जाता है। द टेक्नोलॉजिकल बेस फॉर दीज डिस्कवरीज केम फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ कॉम्पास, एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स एंड द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। अब देखिए ये जो डिस्कवरी होता था, खोज होता था, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? यहाँ पे कॉम्पास का इस्तेमाल किया जाता था,
एस्ट्रोलेब का इस्तेमाल किया जाता था, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स होते थे, फिर वो लोग मैप बनाना सीखे थे, ठीक है, और मैप का इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं। These voyages led to the establishment of trading outposts and colonial empires in different parts of Africa, America and Asia। अब ये जो खोजी थे, ये लोग बहुत सारा व्यापार करने का नया नया रास्ता भी खोजे, साथ ही साथ ये लोग बसने लगे, ठीक है, कॉलोनियल एम्पायर्स किए, कहाँ कहाँ, अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया में। न्यू कमर्शियल फोकस शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशियन। अब जो कमर्शियल फोकस था, लोगों का जो व्यापार था, वो मेडिटेरियन सी से हटके अटलांटिक ओशन की तरफ गया। Many new commodities were added to trade such as tobacco, molasses, ostrich feathers, potato, etc. अब व्यापार के लिए नए नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया, कमोडिटीज का इस्तेमाल किया गया, जैसे टोबैको का, मोलासेस, ऑस्ट्रिच फेदर, पोटैटो। इट ऑल्सो स्टार्टेड द इनह्यूमन स्लेव ट्रेड इन अमेरिका। अब देखिए, इससे अमेरिका में जो गुलामी थे, ठीक है, वह भी स्टार्ट हुआ, लोगों को गुलाम बनाया गया। Slaves were captured from Africa and transported across the Atlantic Ocean and sold to work in plantation in North America। अब देखिए, अफ्रीका से गुलामों को लाया जाता था, अटलांटिक ओशन के रास्तों से उन्हें नॉर्थ अमेरिका में बेच दिया जाता था ताकि वो प्लांटेशन का काम करें, ठीक है। These trade practices and new sea routes helped the European merchants to accumulate huge wealth, which they invested in the development of new machines। अब ये जो व्यापार करने का तरीका था, ये जो लोग नया नया समुद्री रास्ता ढूंढे, तो इससे जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे, जो बिजनेस करते थे, उन लोगों को बहुत पैसा मिला, जिससे वो लोग नया नया मशीन बना पाए। दिस लेड टू द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच मेड देम मोर पावरफुल एंड वेल्दी। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वो लोग इंडस्ट्री सेटअप कर पाए बड़े बड़े मशीन से, और इससे वो लोग और ज्यादा ताकतवर हो गए, और ज्यादा उन लोग के पास पैसा आ गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे 3.6 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट 1750 एडी। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया, 1750 एडी में। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज इंग्लिश मर्चेंट्स हैड accumulated huge wealth through overseas trade and her colonies secured the supply of raw materials। अब इससे ये क्यों पॉसिबल था, मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उन लोग बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए थे विदेशियों में व्यापार करके, और उनका जो कॉलोनीज था, वहां से उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल मिलता था व्यापार बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। द कॉलोनीज ऑल्सो एक्टेड एज पोटेंशियल मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। अब जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनता था, फिनिश्ड गुड्स होता था, वो बिकता भी कहाँ था, कॉलोनीज में बिकता था, तो वहां पे उनका पोटेंशियल मार्केट था। Moreover, England had huge amount of essential resources such as coal and iron which were necessary for running the industry। अब देखिए, इंग्लैंड में क्या था, उसके पास बहुत ज्यादा कोल था, कोयला था, लोहा था, ये सब संसाधन थे जो कि इंडस्ट्री चलाने में काम आते थे। Thus, the capitalist invested in the development of new machine to speed up the production with the aim of earning more profit। तो जो लोग कैपिटलिस्ट थे, मतलब जिनके पास पैसा था, वो लोग क्या किए, नए मशीन में पैसा लगाए ताकि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ जाए और वो लोग का प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो बिकेगा ज्यादा, तो इनसे उन लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा। नाउ machines began to take over some of the work of humans and animals for production। अब देखिए, मशीन से अब क्या हुआ, इंसानों का और जानवरों का जो प्रोडक्शन में काम होता था, वो काफी कुछ मशीन से होने लगा। Though there was new development and the coming in of new machineries to improve production, the society became unequal। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब नए नए मशीन आने लगे, नया नया विकास होने लगा, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इससे जो समाज है वो अनइक्वल हो गया, सब एक जैसे नहीं हुए, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। इट क्रिएटेड अ डिवीजन इन द सोसाइटी विद द कमिंग ऑफ टू ग्रुप ऑफ पीपल, द कैपिटलिस्ट और द bourgeoisie and the worker or the proletariat as they were later called। अब देखिए, अब दो गुट हो गया, एक हो गए कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा था, एक हो गए वर्कर जो लोग काम करते थे, ठीक है।
यू विल रीड मोर अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेसन। अभी जो नेक्स्ट लेसन का हम लोग वीडियोस डालेंगे, बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसमें आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम लोग सिर्फ एक आइडिया लिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जितना पढ़े, आइए उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन 3.2। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? भारत का जो समुद्री रास्ता था व्यापार के लिए, वो कौन उसका खोज किया? बार्थोलोम्यू दियास, वास्को द गामा, कोलंबस, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा वास्को द गामा। Which of the following was not a result of the voyages of discovery? अब देखिए, जो डिस्कवरीज हुआ था, ठीक है, वॉयजेस के द्वारा, खोजों के द्वारा, तो उससे ये कौन सा रिजल्ट नहीं है इसमें से? सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, ये तो हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कॉमर्स, ये भी हुआ था। राइज इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कॉलोनीज, ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सही आंसर है। बिगनिंग ऑफ स्लेव ट्रेड, ये भी हुआ था। ठीक है, नेम एट लीस्ट 2 contributions of the Renaissance in the field of science. विज्ञान के क्षेत्र में नव युग का, पुनर्जागरण काल का क्या योगदान रहा? कम से कम आपको बोल रहा है 2 contribution, 2 योगदान बताने। The rediscovery of ancient text and the invention of printing democratized learning and allowed a faster propagation of ideas. अब देखिए, जो प्राचीन लिखी हुई चीजें थी उसका फिर से डिस्कवरी किया गया, खोज किया गया, और जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, इससे क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई काफी लोगों तक पहुंचा, और जो सोच था वो बहुत तेजी से फैला लोगों का। इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ इटालियन रीनाइंस, ह्यूमनिस्ट फेवर्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज ओवर नेचुरल फिलोसफी और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब जब इटालियन नवयुग आया, उसके पहले भाग में वो लोग ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़ना चाहे, ठीक है, और नेचुरल फिलोसफी से ज्यादा वो लोग ह्यूमैनिटीज को प्रेफर किए थे। ठीक है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स वो लोग अप्लाई किए। एंड देयर रेवरेंस फॉर क्लासिकल सोर्सेज फर्दर एंश्रेंट द एरिस्टोटेलियन एंड प्टोलेमाइक व्यूज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब देखिए, आप अपने वर्ड्स में भी आंसर खोजिए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं आप क्या आंसर दे रहे हैं। नंबर 3, enlist at least 3 discoveries which help the Europeans to find new sea routes. आप कम से कम 3 खोजों के बारे में बताइए जिससे जो यूरोपियंस थे उन लोगों को नया समुद्र का जो रास्ता था वह खोजने में मदद मिली। The 3 discoveries which helped the Europeans to find new sea routes are compass, एस्ट्रोलेब एंड द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 3 हुआ? कॉम्पास बना पाए, एस्ट्रोलेब, और जो मैप बनाने का वो लोग, नक्शा बनाने का वो लोग जो तरीका सीखे, इससे उन लोगों को ये जो सी रूट्स था, न्यू सी रूट्स, व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये वो लोग खोज पाए। नंबर 4, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें समाज में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो बताने बोल रहा है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंज ड्रामेटिकली। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जो समाज का संरचना था वो बहुत ज्यादा बदल गया था। बिफोर द रिवॉल्यूशन मोस्ट पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस वर्किंग ईदर इन एग्रीकल्चर और एज सेमी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ज्यादातर लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, या तो वो लोग खेती बाड़ी करते थे या तो वो लोग क्राफ्ट्समैन थे। दे लिव्ड एंड ऑफन वर्कड एज अ फैमिली डूइंग एवरीथिंग बाय हैंड। वो लोग एक साथ रहते थे, परिवार की तरह रहते थे और अपने से सब सारा काम करते थे। इनफैक्ट 3/4 of Britain's population lived in the countryside and farming was the predominant occupation. वास्तव में ब्रिटेन का जो टोटल पॉपुलेशन का उसका लगभग 3/4 जो पॉपुलेशन था वो कंट्री साइड में रहते थे वो लोग, और खेती बाड़ी उनका जो सबसे प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन था। वो लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यापन करते थे।